वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाला नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। हम लोग इस वक्त कक्षा 10 की गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना एक पसंदीदा बहुत ही अच्छा बहुत ही खास चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं और इसके मैंने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला भी आपको कुछ वीडियो में दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अभी हम लोग अगर चर्चा करें बच्चों, तो हम लोग 6.2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगा चुके हैं। कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिन्हें आज हम करने वाले हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। आज हम लोग त्रिभुज के एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए अध्याय के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। 6.2 के कुछ नए क्वेश्चंस, मैंने बार बार बताया है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, अक्सर देखे जाते हैं, तो आप लोग भी पूरी तन्मयता से इसको ध्यान में रखिए और लगाने का प्रयास करिए। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन आपको कराया है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में कराया है सारे क्वेश्चंस। अगर हम लोग क्लियर करें बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये हो चुका है, आप देख सकते हैं बच्चों, इसको मैंने समझाया है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, ये क्वेश्चन भी कराया है मैंने, ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, और ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया है, जहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। अगर आगे हम चर्चा करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का अगला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, रेडी हो जाते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आके देखते हैं कि बच्चों क्या है। कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो कक्षा 9 में भी आपने इसको सिद्ध किया है बच्चों, वो आपने वहां पे देखा होगा। इसने क्या कह रहा है, इस बार क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1, ये जो तुम्हारी किताब में प्रमेय 6.1 है ना बच्चों, वो उस प्रमेय का नाम ही है क्या? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय बच्चों, यही है आपका 6.1 प्रमेय। 6.1 थ्योरी यही है बच्चों। 6.1 प्रमेय, जिस प्रमेय की ये चर्चा कर रहा है, उसका नाम ही है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इसको हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है बच्चों। जो बच्चे आज मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आज जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप इसका वीडियो भी पढ़ा हुआ है। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय मैंने बकायदा सिद्ध किया है त्रिभुज के फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 वीडियो में, आप वहां भी जाके दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा भी बता भी देता हूं कि अगर किसी त्रिभुज में बच्चों, किसी त्रिभुज में जैसे ABC, किसी भी त्रिभुज में अगर आप त्रिभुज में कोई समांतर रेखा खींचते हो, समांतर रेखा जैसे ये समांतर रेखा DE खींचते हो बच्चों, तो इसमें भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात, यानी AD/DB बराबर होगा AE/EC के, ये बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। हमें इसी प्रमेय का इस्तेमाल करना है बच्चों, इसी 6.1 थ्योरी का इस्तेमाल करना है और यह सिद्ध कर देना है क्या कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इसी 6.1 थ्योरी से सिद्ध कर देना है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हमें कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। मैं उसको और डिटेल में बताता हूं। कौन सा प्रमेय हमें लगाना है, वो प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो आ जाइए बच्चों, अब इसको आपने क्लियर कर लिया हो तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, अब आपको लगा के दिखाते हैं कि क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी लगने वाली है। आ जाइए। तो 6.1 आपको समझ में आ गया। पहले हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चित्र बना लेते हैं बच्चों। आइए, तो यहां पे इसको हल करते हैं। चित्र देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है बच्चों,
मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है। क्लियर है बच्चों? इसका नाम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो एक सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज ले लिया, भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का एक मध्य बिंदु ले लो, मान लेते हैं बच्चों ये मध्य बिंदु ई है, ये मध्य बिंदु क्या है, ई है, और इससे समांतर एक रेखा खींच दो, बीसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, और मान लेते हैं कि ये इसको डी पर काट रहा है, तो सिद्ध करो कि ये डी भी इसका मध्य बिंदु होगा। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो स्टार्टिंग करेंगे, पहले लिखेंगे कि क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या नॉलेज दी गई है। तो सीधा पहला कि त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से देखें बच्चों, पहले दिया है, हमें जो जानकारी दी जाएगी हम वो लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है बच्चों, दिया है कि ई बिंदु ई, आप चाहे तो ऐसे लिख लें, बिंदु ई, त्रिभुज ए बी सी में आप चाहे तो लिख लेते हैं क्या, बिंदु ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है, भुजा एसी का मध्य बिंदु है बच्चों। ये जानकारी हम लोगों को क्वेश्चन में दी गई है, जो हम लोगों ने अज्यूम किया, माना है चित्र में मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर ई एसी का मध्य बिंदु है बच्चों, तो आप क्या तर्क लगा सकते हो कि ये मध्य बिंदु है, तो ये और ये भुजा बराबर होगी। थोड़ी सी जानकारी और बढ़ा लेते हैं, ए बराबर होगा किसके, ई सी के, बस। और तीसरी एक जानकारी और दी गई है, क्या बच्चों, कि जो डीई है, डीई वो समांतर है किसके, बीसी के। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दिया है, हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से लिख देना चाहिए, जिससे ये समझ में आएगी क्या क्या जानकारी दी गई है बच्चों। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने क्या क्या दिया है, वो सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु ई, एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, तो बिंदु ई एक भुजा का मध्य बिंदु है। इससे अगर एक समांतर रेखा खींचेंगे, इससे अगर एक समांतर रेखा खींचेंगे तो वो डी को भी, जो ए बी को भी जो जिस बिंदु पे काटेगी वो उसका मध्य बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना है, और डी समांतर है बीसी, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है आपको, कि बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। यह हमें सिद्ध करना है, यह हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तैयार है आप लोग, समझ गए? तो आइए उपपत्ति भी मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे कैसे करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जो बिंदु डी है, ये बिंदु डी, ये भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कब होगा बच्चों, जब एडी और बीडी का मान बराबर होगा, एडी और बीडी का मान बराबर होगा। मध्य कहने का मतलब, अर्थात इधर देख लो बच्चों, आप चाहो तो एक लाइन यहां बढ़ा भी सकते हो, क्या कि आप इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना चाहते हो, कॉमा आप ये बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु कब होगा, तो इनडायरेक्टली मुझे ये बताना है कि एडी बराबर होगा किसके, डीबी के। ये एडी जो है, ये एडी बराबर होगा किसके, डीबी के। इनडायरेक्टली हमको ये प्रूफ करना है। बात आ गई समझ में? तो दोनों बात एक ही है, चाहे एडी बराबर डीबी हो, चाहे बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु हो, दोनों का तर्क एक ही है। आइए हम लोग शुरू कैसे करेंगे बच्चों, तो मैं यहां सीधा स्टार्ट करता हूं। क्या भाई, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों आप जानते हो क्या, कि आप जानते हो कि त्रिभुज ए बी सी में जो ये डीई है, ये जो डी है, ये बीसी के क्या है, समांतर है। डी क्या है बच्चों, बीसी के समांतर है। और हमने कितनी बार आपको बताया है कि अगर किसी त्रिभुज में बच्चों किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो आधा तीसरा स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देते हैं बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो इसका मतलब सर ये इसके समांतर है, तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी एडी
अपॉन डीबी, देखना ध्यान से बच्चों, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ये हो गया क्या, अब जगह थोड़ा कम है तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं बीपीटी, यानी आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगेगा बच्चों। आप देख लीजिए एकदम क्लियर है, हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया है कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या होता है बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में भी और इसमें भी बताया कि किसी भी त्रिभुज में बच्चों अगर एक समांतर रेखा खींच दी जाए तीसरी रेखा के, तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। इसी का नाम है आधारभूत समानुपातिकता का थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हो गया बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग। अब आप क्या देखोगे बच्चों, इधर देखो क्या, ठीक है सर, एडी अपॉन डीबी कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो एई अपॉन ईसी, तो आपको दिया गया है कि एई और ईसी का मान आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। दिया है, मैं आपने लिखा है। अगर एई और ईसी बराबर है तो बच्चों ये इससे कट जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। एई और ईसी बराबर है क्योंकि ई इसका मध्य बिंदु है, और जब कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एक आएगी। कितनी आएगी, एक आएगी। और अब आपको केवल एक स्टेटमेंट, जगह नहीं है तो बच्चों मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऊपर, क्या कि देखा जाए बच्चों क्या कि अब एडी अपॉन डीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एडी अपॉन डीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो तिरिया क्रॉस इंटू करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, डीबी इधर आ जाएगा, तो एडी बराबर हो जाएगा क्या, डीबी। भाई इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, और किसी भी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो डीबी आ जाएगा। अर्थात क्या मिला बच्चों, एडी बराबर डीबी। हमें यही तो सिद्ध करना था, एडी बराबर डीबी, अर्थात बिंदु डी। चाहो तो एक लाइन स्टेटमेंट 6 बढ़ा के लिख लेना कि बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। भाई आप इतना लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि एडी और डीबी बराबर निकल गए, एडी और डीबी बराबर मैंने सिद्ध कर दिया। और जब एडी और डीबी बराबर है तो इसका अर्थ यह है कि वो बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। समझ गए बच्चों, थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है, तो बहुत कठिन नहीं था ये बच्चों, बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज एबीसी में किस तरह हमने आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगाकर यह बताया कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, आप इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर आप समांतर रेखा खींचोगे तो वो तीसरी रेखा को भी, या दूसरी रेखा या तीसरी, मतलब एक के समांतर है तो सामने वाली भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। ये कक्षा 9 में भी हमने सिद्ध किया था, तब इसका नाम मध्य बिंदु प्रमेय था। मध्य बिंदु प्रमेय के कॉन्सेप्ट में तुमने ये पढ़ा था, लेकिन आज उसी प्रमेय को हम लोगों ने आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से सिद्ध किया। आपने ये कक्षा 9 में मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से पढ़ा होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से समांतर रेखा खींचेंगे तो वो सामने वाली भुजा या अगली भुजा को भी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। क्लियर है बच्चों, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया, लिखने का स्ट्रक्चर भी आपके स्क्रीन पर है, तो आप पॉइंट वाइज नोट बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे, बहुत अच्छा प्रश्न था, केवल आधारभूत समानुपातिकता का इस्तेमाल था। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको सिद्ध क्या करना है, देखो बच्चों कि प्रमेय 6.2, ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको क्लियर करना है। क्लियर है बच्चों,
जस्ट 6.2 थ्योरी क्या है, 6.2 थ्योरी क्या है मैं आपको बता देता हूं, या फिर आपके बुक में भी होगा, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि 6.2 थ्योरी क्या है। 6.2 थ्योरी आप अपने बुक में देख सकते हैं बच्चों, 6.2 थ्योरी क्या है। आइए बच्चों, 6.2 थ्योरी क्या है मैं आपको बताता हूं। वह आधारभूत समानुपातिकता का विलोम है बच्चों। मैं जिन बच्चों को बता दूं जो जुड़े हमारे साथ अभी, या जिनको विलोम पता हो तो जान ही रहे होंगे। जैसे क्या है 6.2 थ्योरी, कि मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है बच्चों, ए बी सी। एक बिंदु यहां पर मान लो डी है, और एक बिंदु मान लेते हैं यहां पर ई है, ठीक है, और डी और ई को मिला दिया गया, ठीक है बच्चों। अब आपको अगर ये दे दिया जाए कि ए डी बटे डी बी, इनका अनुपात ए ई बटे ई सी, इसके अनुपात से बराबर है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, इनका अनुपात अगर बराबर है तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी डी, ये जो होगी ये बीसी के पैरेलल होगी। इसी को हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम, जो आपके बुक में 6.2 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई ऐसी रेखा है जो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा शेष भुजा के समांतर होगी। इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। क्या मैंने कहा, इसको एकदम रट लो बच्चा, एकदम सुन सुन के दिमाग में घुस जाना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज में ऐसी रेखा जो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, समान अनुपात में, वो शेष यानी तीसरी रेखा या शेष भुजा के, वह रेखा शेष भुजा के समांतर होगी। इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का विलोम, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। क्या कहते हैं बच्चों, क्लियर हो गया ये आपको क्लियर है? आ जाइए, क्लियर है तो हम लोग चलते हैं क्या, आपको इस क्वेश्चन को बकायदा रिटन व्यू में लिख के दिखाते हैं। क्लियर है भाई? आ जाते हैं, आ जाइए, देखते हैं रिटन व्यू में इसको लिख के देखते हैं। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। आ जाइए बच्चों, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई आप एक त्रिभुज ले लीजिए। ले लिया त्रिभुज, त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं बच्चों P, इस बार Q और R अलग ले लिया। हर बार ABC ले रहे थे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, इस बार PQR ले रहे। एक त्रिकोणी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ए बच्चों इसका मध्य बिंदु यहां पर है, मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु M है और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं N है, ठीक है। और तुम चाहो तो MN को मिला दो, MN को इस तरह से मिला दो, ठीक है। अब दिया क्या है बच्चों, पहले वो लिखेंगे क्या क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख देंगे बच्चों। दिया है, लिखना जरूरी है। दिया क्या है, तो पहला त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या दिया है बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं क्या, बिंदु N बच्चों आप देख सकते हो, बिंदु N भुजा PQ का मध्य बिंदु है। ये जानकारी दी गई है, मतलब दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो रचना में जो तुमने चित्र बनाया है उसी के अनुसार हम लिख देंगे। भाई चित्र दिखाना जरूरी है, एक्सप्लेन करना है। तो मैंने ले लिया कि बिंदु N भुजा PQ का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। अगर अच्छा दिमाग लगाओ बच्चों कि अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इससे क्या तर्क साबित होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि PN भुजा, जो PN है वो भुजा NQ, ये आपस में क्या है, बराबर है। भुजा
अगर आप देखें बच्चों तो ये जो भुजा है हमारी और ये जो भुजा है ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो चाहे तो आप इसको यहां लिख दें, यहां पर लिख सकते हैं कि बिंदु एन भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है बच्चों कि आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि पी एन बराबर होगा एन क्यू के। ये मैंने एक एनालिसिस कर लिया, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगला चौथा क्या दिया है भाई, बिंदु एम, आप ये लिख दीजिए बिंदु एम, बिंदु एम भुजा पी आर का मध्य बिंदु है। पी आर का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो कॉमा लगा के क्या नॉलेज मिला भाई कि सर अगर ये इसका मध्य बिंदु है मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। आप यहां लिख सकते हो कि पी एम इज इक्वल टू एम आर। मध्य बिंदु का यही अर्थ तो होता है बच्चों, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि दो बराबर भुजाएं में बंटना, दो बराबर भुजाओं में दो बराबर मान में विभाजित होना, तो ये मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि एम एन समांतर है किसके, क्यू आर के। एम एन क्या है, जो एम एन है वो क्यू आर के समांतर है बच्चों। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या भाई, आ जाओ देखो। अब यहां से हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। यहां से हम लोग क्या करना शुरू करेंगे बच्चों, एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। यहां से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि एम एन बराबर क्यू आर है। और याद रखना कि आपको 6.2 वाली प्रश्नावली प्रमेय का उपयोग भी करना है बच्चों, अर्थात आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम का इस्तेमाल भी करना है। तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, आप देख सकते हो क्या लिखना है, आ जाइए। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हम सीधा लिख सकते हैं भुजा बच्चों क्या, कि पी एन बराबर है एन क्यू के। देखो पी एन बराबर है एन क्यू के, ये तुमने दिया है तो शायद रीजन में लिख सकते हो कि ये दिया है, दिया में है से मैंने ये स्टेटमेंट कॉपी कर लिया। ये स्टेटमेंट मैंने दिया है में से उतारा है। देखो दिया है, मैंने बोला है कि पी एन और एन क्यू बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एन उसका क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट 3, यहां पे लिखते हैं बच्चों। देखो क्या कि अगर पी एन और एन क्यू बराबर है कोई बात नहीं, तो यहां लिखना पी एन और एन क्यू यहां पर एक के साथ गुणे में है तो इधर आएगा, यहां पर एक के साथ गुणे में, जैसे आप एक लिख दो गुणा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का गुणा करने पर एक वही एन क्यू आएगा। तो एक जुड़े के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में, और एन क्यू का मान कितना आ जाएगा 1। एन क्यू का मान क्या आ जाएगा बच्चों 1। आपको थोड़ा सा ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, इसी का इस्तेमाल हम दोबारा करेंगे। आ जाएंगे बच्चों, ये हो गया आपका यहां तक। अब आते हैं क्या, स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, पी एन बराबर एन क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने लिखा है कि पी एम बराबर एम आर, त्रिभुज पी क्यू आर में तुमने लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, कि पी एम बराबर एम आर। देखो यह लिखा है तुमने, ये भी रीजन दे देना। कहां से भाई, दिया है, ये दिया है सर, जब दिया है तो मैंने वहीं से लिख लिया। पांचवा, अब इधर देखो, अगर यहां पे देखा जाए तो बच्चों गुणे 1, मैं तो देख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं बच्चों। आ जाए, थोड़ा सा डल हो गया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एम इज इक्वल टू क्या है, एम आर। पी एम इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एम आर। ये गुणे में है तो इधर आएगा, तो पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू कितना 1। देखो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं बच्चों, क्या है इधर देख लो, इन दोनों स्टेटमेंट को देखो। स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 को अगर 5 को अगर देखें तो हो गया क्वेश्चन, हम लोग लगा लिए बच्चों। क्या है कि पी एन अपॉन एन क्यू, स्टेटमेंट 6 में यहां लिखूंगा बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट 6 में यहां लिखने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या
कि Pn बराबर NQ की वैल्यू कितनी है 1 है, और Pm अपॉन Mr की वैल्यू भी कितनी है 1 है। मतलब इसका भी मान 1 है और इस भिन्न का भी मान 1 है, मतलब ये दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं। तो Pn अपॉन NQ बराबर हो जाएंगे Pm अपॉन Mr इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है। और आपको पता है बच्चों, अभी मैंने बताया क्या कि देखो ध्यान से इसको, Pn बराबर Pn बटे NQ, मतलब Pn बटे NQ और Pm बटे Mr। आपको अभी पता चला है कि किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात, अगर किसी भी त्रिभुज में बच्चों, किसी भी त्रिभुज में कोई ऐसी रेखा हो जो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। अर्थात जो हमारा MN है वो समांतर होगा किसके, QR के। क्यों समांतर होगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे रिवर्स ऑफ BPT, यानी आधारभूत समानुपातिकता का विलोम प्रमेय है बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता का विलोम प्रमेय। तो आप यहां रीजन भी लिख सकते हो, अगर यहां पे चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो, आधार, मैं इंग्लिश में RBPT, रिवर्स ऑफ BPT जगह नहीं है, तो आप लिख सकते हो क्या कि आधारभूत समानुपातिकता के विलोम प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता के विलोम प्रमेय से हम लोगों ने ऐसा किया। तो देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर बच्चों, एक बार देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को पढ़ा है, 6.2 प्रमेय थ्योरी अप्लाई की है, मैंने ट्रायंगल बनाया है, और ट्रायंगल में ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया ना कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है। मैंने इसको बकायदा राइटिंग स्किल भी अच्छे से लिख दी है, आपको भी बोर्ड एग्जाम में इसी तरह एक्सप्लेन करना है। आपको ऐसे ही दिया है, सिद्धता और उपपत्ति देनी है, और हर उपपत्ति का रीजन देते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ये है 6.2 का 8वां प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, जिसको आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करेंगे, इसको नोट जरूर बनाएंगे। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का ये क्वेश्चन हर बार, एक बार या 2 बार के गैप के बाद पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही आसान प्रश्न है। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता का विलोम प्रमेय, आप दोनों को याद रखिएगा। देखिए बच्चों, क्या मैंने आपको बताया कि ये जो प्रश्नावली प्रमेय 6.1 है, यह आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है, और ये क्या है बच्चों, 6.2 जो है यह आधारभूत समानुपातिकता का विलोम प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता का विलोम प्रमेय है। क्लियर है बच्चों। तो अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें बच्चों, तो इसमें अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। मुझे पता है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग 6.2 को समाप्त कर देंगे बच्चों, फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी तैयारी को जोर शोर से आगे बढ़ाएं।